हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरबीटी लर्निंग चैनल। सो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने शेड्यूल 2 कवर किया था, वो पूरा कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम शेड्यूल 3 कवर करने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट के अंडर। सो लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है एक्टिविटीज़ विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ना कि वो सब गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, ना कि सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? फर्स्ट है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। ओके, अगर एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मीन्स एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, या कुछ एम्प्लॉय रिटायर्ड है तो उसको पेंशन मिलता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और एम्प्लॉय जो है, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के लिए। सो जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, सो वो ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। तो ये एक्सेप्शन है इसका। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो ट्रीट होगा सप्लाई, ठीक है। ओके, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल establish any law under any law for the time being force। जो कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल, आपने नाम सुना होगा ट्रिब्यूनल्स का। सो ये भी एक लाइक अ कोर्ट है, क्वासी जुडिशल बॉडीज़ हैं जो जल्दी जो भी केसेस हैं वो सॉल्व करती हैं, स्पीडी डिस्पोजल करती हैं केसेस का। सो ये भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसके लिए ये जो भी जो फीस चार्ज की जाती हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है functions performed by the members of parliament, functions performed by the members of parliament, members of state legislature, members of panchayat, members of municipalities and members of other local authorities। so ये भी supply of services consider नहीं किया जाएगा। और इसमें ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। सो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो अपॉइंट्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है इंडिया के और प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सो ये भी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं वो भी सप्लाई और सर्विसेज में कवर नहीं होगा। और ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन or member or director in the body established by central government or state government or local authority। so सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी जो भी कोई एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती हैं तो उनके कोई मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है या डायरेक्टर है तो वो भी काउंट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम एंड मॉर्चरी, सो इंक्लूडिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। सो ये भी इसमें कवर नहीं होगा। सब सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 क्लॉज बी ऑफ शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में हम लोग ने पढ़ा था कि जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी जैसे कि लैंड है या बिल्डिंग है, तो वो जो है कवर होता है उसमें कैपिटल गेन में अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो ये सब जो भी सेल है वो इनकम टैक्स के हिसाब से ट्रीट होगा, इनकम टैक्स में ट्रीट होगा, उसके प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। सो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज बैंक है, उसने लोन दिया है बोरोवर को, तो बोरोवर टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए बैंक जो है उससे क्लेम कर रही है
तो क्लेम करने के लिए कोई बैंक एक्शन ले रही है बोरोवर के ऊपर, तो उसको ये सब क्लेम्स बोले माने जाते हैं एक्शनेबल क्लेम्स. सो एक्शनेबल क्लेम्स में बाकी सब जो कवर होते हैं उसमें लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के, मैंने लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो है उस पर 30% टैक्स लगता है इनकम टैक्स में. 30% टैक्स चार्ज होता है इनकम टैक्स में, जो उसमें वो कवर होगा, जीएसटी में कवर नहीं होगा. स्मगलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स स्मगल किए जाते हैं आउटसाइड कंट्री से, सो ये भी इसमें कवर नहीं होगा बिकॉज उस पर हाई पैसा चार्ज होती है. ये इलीगल है स्मगल करना गुड्स, सो ये जीएसटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा. Supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption. So let's take an example. Suppose Mr. X है, वो import कर रहा है goods इंडिया में, इंडिया से import कर रहा है सॉरी goods. तो वो import करने के बाद goods जो है कस्टम स्टेशन पे अराइव होते हैं. कस्टम स्टेशन से जो है गुड्स, या तो वो उस कस्टम अथॉरिटी से क्लियरेंस ऑर्डर लेने के बाद वो गुड्स जो है वो क्लियर करवा सकता है, या तो फॉर द पर्पस ऑफ होम कंजप्शन, या तो उसको एक्सपोर्ट करने वेयर हाउस में उस पर कुछ प्रोसेस करके वो एक्सपोर्ट करेगा गुड्स. इसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं क्लियरेंस के बाद क्या कर रहे हैं गुड्स का. तो सपोज एग्जांपल में लेते हैं कि वो पर्सन जो है एक्स इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स इंडिया में, बट वो गुड्स जो है बॉन्डेड वेयर हाउस में रख रहे हैं, बट क्लियरेंस नहीं करवा रहा है होम, अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है गुड्स फॉर होम कंजम्पशन. सो वो टाइम में ही मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स किसी और पर्सन को सेल कर रहा है. तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई सेल करने का गुड्स बिफोर क्लियरिंग द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होगा और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं होगा. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स. इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफ़र करना of the title to the goods after the goods have been dispatched from the part of the origin located outside India but before clearance for home consumption. Goods home consumption के लिए क्लियर होने से पहले गुड्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं. गुड्स जब तक क्लियरेंस नहीं हो होम कंजम्पशन के लिए, उसके बीच में ही गुड्स किसी और पार्टी को सेल किए जा रहे हैं. सो ये भी हो जाएगा, ये इसमें कवर नहीं होगा. सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जीएसटी में कवर नहीं होगा, बट ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और कोई प्रोविजंस में कवर होगा. ठीक है. सो आज का शेड्यूल 3 यहाँ पे ही कंप्लीट होता है. नोट्स की जो लिंक है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 की, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है. सो प्लीज़ रेफर फ्रॉम देयर. एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. थैंक यू. टेक केयर. बाय.